याद आ गया, हम यहाँ पे किया था। ठीक है। अब एसएपी का जो ये एसएपी 1970 से आपके डेवलप होना शुरू हुआ, 71 से। इसका जो पहला वर्जन था और जो दूसरा वर्जन था 2.1, चलते चलते फिर 80s क्रॉस किया, 90s क्रॉस किया, करते करते जब 96 में, नहीं 96 के बाद सन 2000 4.7 चल रहा था। सन 2005 तक 4.6 4.7 चल रहा था। और उसमें यानी जो आप ये वाला एसएपी देख रहे हैं ना, किधर गया एसएपी है, किधर गया, बंद हो गया, अरे। सर वो एरर दे के बंद हो गया आई गेस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बंद हो गया था। अच्छा, ये जो आप व्यू देख रहे हैं ना एसएपी का, ये तो बहुत लेटेस्ट हो चुका है। और इसमें वर्जन इतने चेंज हो चुके हैं, यानी 4.7 के बाद ईसीसी आया, ईसीसी के बाद फिर ईएचपी आया, ईएचपी में भी फिर इसके 8 वर्जन आए ईएचपी के, ईसीसी के 6 आया लास्ट। ईसीसी का अपना एक टेक्नोलॉजी थी, उस पर भी आज बात करेंगे। ईएचपी फिर आया, ईएचपी में फिर उसने हमें हैना का डीबी देना शुरू किया था, और फ्यूरी देना शुरू किया। फ्यूरी जो है प्योरली आपका यूआई और यूएक्स की टेक्नोलॉजी है, जो आपके वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और वहां से वो एक्सेस आपको रिमोट भी एक्सेस दे रहा होता है। उसका मकसद एक ये भी है। ठीक है। तो अगर वर्जन्स की अब बात की जाए, एस फोर हैना क्यों आया था? ठीक है। एस फोर हैना का मकसद क्या था? एस फोर हैना में यहाँ पे लिख दो, पहले आया था हैना, फिर एस फोर हैना, फिर एस फोर हैना में फिर 1709, सॉरी 1709 नहीं बल्कि 1606, 1709, 1809, अब आ रहा है 1909 जो लेटेस्ट है। तो ये वर्जन है, इसमें खदोखाल इसमें थोड़ा बहुत इसमें एस फोर हैना के चेंज होते हैं। जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि आपके बिजनेस प्रोसेस, इंडस्ट्री के प्रोसेस तेज होने होते हैं। एस फोर हैना पे आके इन्होंने एक डायनामिक एक इन्होंने शिफ्ट किया था कि इससे पहले जितने भी आपके वर्जन्स थे, ये पीछे डेटाबेस ओरेकल का चलाते थे। ठीक है। ओरेकल पे इनकी डिपेंडेंसी बहुत थी, तो उन्होंने कहा कि बजाय हम एक कंपेटिटर का डेटाबेस इस्तेमाल करें, अपनी एक टेक्नोलॉजी लाते हैं। इन्होंने मिलकर जो है तकरीबन 5-6 साल मेरा ख्याल है शायद इस पर रिसर्च की है, और रिसर्च भी बहुत तगड़ी की। यूनिवर्सिटी के लेवल्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस पे इन्होंने डिप्लॉय किए थे। उन्होंने रिसर्च करके क्या किया कि डीबी जो आपके हार्ड ड्राइव जो होते हैं ना, ड्राइव्स, वहां से हटा के टेक्नोलॉजी को शिफ्ट किया रैम पे। तो रैम आपका जो है टेराबाइट्स, मेनी मेनी हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स का आपका रैम होता है, जिसमें पूरा एसएपी एस फॉर हैना प्रोसेस चल रहा होता है। फिर उसमें मजीद बेहतरी आती गई। इसका क्लाउड का वर्जन अभी भी जो है वो समझ लें बहुत इनफेंसी शुरू के फेजेस में। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अब आपको इसके, हमने पहले जो डिस्कस किया था लैंडस्केप किया था, अब हम फैमिली को डिस्कस करते हैं। फैमिली में अब आपके पास, अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं, आज हम वैसे एसएपी का एचसीएम का भी एक वो शुरू करेंगे, वो आप बेफिक्र रहें। लेकिन उससे पहले ये चीजें समझना इसलिए जरूरी कि कहीं पे भी आप बैठेंगे, आपसे पूछे जाए हाँ जी क्या चीजें हैं ये, अगर आपको नहीं पता, आपकी मॉड्यूल्स की पता होंगी, तो बस फिर आप कि 2 पॉइंट्स भी, दो नंबर भी अगर आपके कट गए ना दौरान किसी गुफ्तगू के, तो शर्मिंदगी अलग होती रहती है। वो कहता है कि नहीं यार ये बच्चा मुझे लगता नहीं है। अच्छा, अब R3 ये क्या है? R3 इनका ये पुराना वर्जन था। ठीक है। जिसमें 3 लेयर्स में आपके ये सिस्टम बना हुआ था, जिसमें आपका डेटाबेस लेयर था। ठीक है। डेटाबेस के साथ आपका एप्लीकेशन लेयर था, और एक था प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन अगर सादा अल्फाज में सिर्फ व्यूज, जो ये व्यूज आप देख रहे हैं ना, ये वाले ये व्यूज हैं। ठीक है। जो स्क्रीन्स हैं, जैसे ये स्क्रीन्स हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर एचसीएम में आ जाऊं, पेरोल पे आ जाऊं, यहाँ से मैं एशिया पैसिफिक इंडिया का उठा लेता हूँ, या इंटरनेशनल उठा लेता हूँ, चलो इंटरनेशनल पेरोल। ठीक है। और
ये पेरोल, ये व्यूज आपके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा PA30 अगर मैं इस्तेमाल करूं, ये व्यूज है, ये प्रेजेंटेशन लेयर है आपका, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन लेयर थी आपकी सारी। अच्छा, उसके नीचे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जो है ना आपके पास ये मोटे मोटे मॉड्यूल्स थे जिसमें FI, HR, CO, MM ये थे। लेकिन इसके बाद, ठीक है, जो आपकी ये मॉड्यूल जैसे स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज मैनेजमेंट है, एडवांस, ये R3 में नहीं आते। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस प्लानिंग हो गया। अच्छा, बिजनेस प्लानिंग जो है ये भी एक एक्वायर्ड परचेज प्रोडक्ट है जो SAP ने खुद एक्वायर किया BPC के नाम से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इस पे भी मैं थोड़ा सा आज बात करूंगा। फिर उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा कि अगर आप लोग उसमें कामयाब होगा। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये भी अलग है। स्ट्रेटेजिक एसेट मैनेजमेंट, CRM है, BIBW है। अच्छा, ये सब जितने भी ये ट्रांजैक्शनल हैं। अगर एनालिटिक्स पे अगर आप बात करें तो एक ही आपके पास प्रोडक्ट है और उसे कहते हैं हम बिजनेस इंटेलिजेंस वेयर हाउस, ठीक है। BIBW पहले इसको कहते थे, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स भी इसे कहते थे। तो बिजनेस इंटेलिजेंस वेयर हाउस, ये इनका एक एनालिटिक्स का, रिपोर्ट्स का प्रोडक्ट है। और HR का बंदा अगर एनालिटिक्स की मॉडलिंग और ये ETL जिसे कहते हैं एनालिटिक्स का, अगर डेटा वेयर हाउस में एक चीज आती है ETL टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, जिसमें एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर और लोडिंग, जिसमें से आप डेटा वेयर हाउस जो है वो पूरा डिजाइन करते हैं, उसके ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। या उसे क्या लें, डैशबोर्ड्स भी कह सकते हैं। उन डैशबोर्ड्स के पीछे स्टोरेज लोकेशंस होते हैं जहां आपका डेटा पड़ा हुआ होता है। वो डेटा किसका होता है, आपके इन्हीं सारे मॉड्यूल्स का डेटा पड़ा होता है। उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके उसे ट्रांसफॉर्म यानी अरेंज करना होता है, उसको लोड करके आपने उसकी रिपोर्टिंग जनरेट करनी होती है। तो बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो SAP से हटके हैं, जैसे हाइपीरियन ओरेकल का है, कॉग्नोस IBM का है, इन्फॉर्मेटिका है, डेटा स्टेजिंग के नाम से भी है। SAP का जो पहला एनालिटिक्स का प्रोडक्ट था वो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स था, जो बाद में जाके क्वालिफाई हुआ BIBW में, फिर अब इसका नाम BIW है, ठीक है। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस आपके हर कंपनी का टूल है रिपोर्टिंग का। और HR मैनेजर के लिए क्यों जरूरी है कि लेट्स से कि अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, उसमें 4000 बंदा काम कर रहा है, आपने किसी एक डिपार्टमेंट में कोई फंडामेंटल आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। फंडामेंटल से मुराद ये है कि जी आपका प्रोडक्शन चल रहा है लेकिन वहाँ पे पुरानी मशीनें 10 चल रही हैं, इसके अलावा 15 मशीनें आपकी नहीं है। अब आपके पास ये डिसीजन आता है कि 10 मशीनें आपने रिप्लेस करनी है या बंदे रिप्लेस करने हैं या अभी नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, आप हवा में तो आप नहीं करेंगे ना। आप क्या करेंगे जी, आप कहेंगे पहले तो मुझे महीने की या डेली की या वीकली मुझे रिपोर्ट्स चाहिए कि परफॉर्मेंस क्या चल रही है, हर मशीन पे जो मेरा बंदा लगा हुआ है उसका इनपुट क्या जा रहा है, कितने वो घंटे लगा रहा है। अगर हम नई मशीन लगाते हैं उसमें बंदे कम तो नहीं होते या ज्यादा होता है, वो भी आपने साथ। ये वो चीजें होती है जो आप फिर क्या करते हैं, इन BI जैसे टूल्स के साथ आप फिर इस्तेमाल में ला के डिसीजंस करते हैं। और यही डिसीजंस जो है ना फिर आपको HR के डिसीजन मेकिंग के मैनेजमेंट के लेवल तक आपको ले जाता है, ठीक है। तो SAP R3, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका बता दिया। इसके बाद आता था आपका CRM, जो कि अगेन आउट ऑफ SAP एक इन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया। और ये प्रोडक्ट क्यों तैयार करना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि जब आपका मार्केटिंग कोई रिसर्च करके सेल्स के बंदों को देता था कि भाई आपने जो है ये चीज फलानी भेजी, जैसे गाड़ी को नया मॉडल आता है, ठीक है। तो एक किसी एक एरिया में या किसी एक शहर में या रीजन में मार्केटिंग वाले उस पर रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं कि भाई कस्टमर का परचेजिंग पावर क्या है, इकोनॉमिक वहाँ पे फैसिलिटीज क्या है, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, प्रोडक्ट कामयाब होगा नहीं होगा, वो करके फिर क्या करते हैं सेल्स वाले फिर क्या करते हैं, उसे फोरकास्टिंग करते हैं। और जब वो फोरकास्टिंग कर लेते हैं वो एक आपको नंबर देते हैं कि हाँ जी हमने ये नया जो आया वेरिएंट, जैसे आजकल कौन सी गाड़ियाँ चल रही है, नहीं MG चल रही है, किया का लेट से, सेल्स वाले कहते हैं जी हमने इस्लामाबाद के रीजन में इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में हमने तकरीबन 10,000 बेच देनी है, बिक जाएंगी। 10,000 बिकती तो नहीं है लेकिन फिर
क्या होता है कि वो सीआरएम से लेकर, वो सीआरएम जो मार्केटिंग का जो एक डेटा होता है उसको फाइनलाइज करके सेल्स वाले एक नंबर देते हैं और उस नंबर पे काम शुरू हो जाता है। तो ये चीजें सारे जो प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स सीआरएम का हिस्सा है, और ये एसएपी से बाहर आपके रिजाइड करता है, ये अलग से इसकी लाइसेंसिंग होती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पे पुराना आपके पास एक सिस्टम चला, जैसे पीपल सॉफ्ट हुआ करता था, ओरेकल चल रहा होता था, वहाँ का ओरेकल फाइनेंस चल रहा होता था। वो कहते हैं हमें पीपल सॉफ्ट से हमें कोई मसला नहीं है, हमने अगर हटा दिया तो हमारे जो यूजर्स हैं वो अनईजी हो जाएंगे और हमारा सिस्टम बैठ सकता है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता था कि हम फिर उसको इंटीग्रेट करवाते थे एसएपी को थ्रू मिडलवेयर। अब मिडलवेयर का आइडिया है किसी को, क्या होता है मिडलवेयर? जी, मिडलवेयर का किसी को कुछ आइडिया? मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर बेसिकली आपके एक बीच में एक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी होती है जो क्या करती है, सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करती है टेक्निकली स्पीकिंग, और डेटा जो है वो शिफ्ट करती है आपके ईआरपी पे, या वहां से ट्रांसफर करती है, या डेटाबेसेस की तरफ लेकर जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी से जिस पे एसएपी ने पुराने वर्जन्स पे काम किया, लेकिन फिर जब S4 हैना आया, ठीक है, S4 हैना ने जब टेक्नोलॉजी का सारा शिफ्ट किया तो उसमें फिर उन्होंने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, एड ऑन्स, जिसे R3 के तो अपने थे ही मॉड्यूल्स, लेकिन उसके बाद उसने नए प्रोडक्ट्स जो है ना वो लॉन्च किए। कौन से? एंटरप्राइज पोर्टल, एसएपी एमडीएम, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये सारे आपके जितने ये प्रोडक्ट लाइंस हैं, ये सारी जो एसएपी से बाहर है, ये इन सब पे जो है इन्होंने ये लॉन्च किए, अलोंग विद आपके जो एसएपी का सिस्टम था, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि सीआरएम का डिपार्टमेंट काम करता है और सेल्स में जाता है। तो प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स का जो काम है वो सीआरएम वगैरह करता था। अब अगर हम सारी चीजों को अगर हम यहाँ पे समराइज करते हैं, ठीक है, तो मैं बहुत अब फास्ट अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। बीआई हमने डिस्कस कर लिया है। बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस कंसोलिडेशन, ये वो मॉड्यूल है जहाँ पे आप ग्रुप रिपोर्टिंग कंपनीज की करते हैं, तो ये वो बंदा करता है जिसने बीआई पे काम किया हुआ होता है, प्राइमरीली वही इसके डैशबोर्ड्स बना रहा होता है। उसके बाद एक प्रोडक्ट एसएपी ने अपना बनाया। पहले ये क्या करता था कि मिडलवेयर टेक्नोलॉजी जो थी ना, वो टिप्स और वेब मेथड्स एक कंपनी थे वो लोग बनाया करते थे। तो फिर एसएपी ने अपना एक मिडलवेयर टेक्नोलॉजी बनाया जो कि क्या कहलाता है, एक्सआई, एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आप दुनिया जहां के सॉफ्टवेयर जो है वो कनेक्ट करें एसएपी के साथ, जिसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग के भी जो है वो जो मशीन्स होती हैं वो भी आपकी इंटीग्रेट होती हैं पीआई के साथ, यानी प्रोसेस इंटीग्रेशन की वही लेयर है। तो एसएपी ने बहुत बहुत इसमें जिद्दत एक तो वो लेकर आए, ठीक है, और उसके बाद फिर वेब का जो पोर्टल्स थे, जैसे भी अब आपका एचसीएम का जो अगला वर्जन है सक्सेस फैक्टर, ठीक है, बड़ी कंपनी जैसे यूनिलीवर है, जैसे सऊदी अरामको है, या फिर आपका एविएशन की बात करें लुफ्थांजा है, हजारों एम्प्लॉइज हैं। कतर एयरवेज सैप चला रहा है, लुफ्थांजा सैप चला रहा है। तो वहां पे जब हजारों एम्प्लॉइज आपके जब काम कर रहे हैं, तो वो लेट से किसी एम्प्लॉय के पास उसने उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेरोल पे चाहिए, टैक्सेशन पे चाहिए, या उसको पर्सनल डिटेल्स अपनी चेंज करो, तो वो हर बार एचआर के पास तो नहीं भागेगा। तो इन्होंने फिर क्या किया, एसएपी ने अपना एक एंटरप्राइज पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है, इसी मकसद के लिए कि आप कहीं पे भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते, चाहे आप किसी भी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, या आप एम्प्लॉय हैं या कंसल्ट वॉट एवर, तो जिसमें आप सिंगल साइन ऑन से मल्टीपल सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसे सिंगल साइन ऑन की टेक्नोलॉजी गूगल ने भी बहुत ज्यादा इस पे काम किया हुआ है। तो एम्प्लॉय अब आपके पास हजारों हैं, तो उनको हमने एक एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है वो हम देते हैं, किसके थ्रू? सक्सेस फैक्टर्स के थ्रू भी देते हैं, नेटवीवर के थ्रू भी देते हैं। नेटवीवर आपकी नेटवीवर जो आपकी एवैप की टेक्नोलॉजी है जो वेब के लिए बाकायदा इस्तेमाल होती है। तो आपका एम्प्लॉय आपके पास आएगा नहीं कि जी मुझे बताएं कि भाई मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मेरी कितनी है, कितनी डिडक्शन हो चुकी हैं, अप्रेजल में कितना एक इंक्रीमेंट लगा। वो पोर्टल आपको सारी चीजें जो है आपके वहां पे दिखा रहा होता है, विदाउट विदाउट प्रेशरिंग द एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें सारे वो एम्प्लॉय खुद से करता है। फिर मैनेजर सेल्फ सर्विस पोर्टल, जहां पे आपके मैनेजर्स जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेकर
एम्प्लॉय मैनेजमेंट तक माइलस्टोन्स जो आप एचआर वाले बनाते हैं, माइलस्टोन्स के साथ अप्रेजल्स बनते हैं, अप्रेजल्स के साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंटीग्रेशन आती है, फिर उसके साथ आपके लीव मैनेजमेंट उसी में काउंट होता है, फिर अप्रेजल्स में लीव मैनेजमेंट के साथ आपके केपीआईज वो सेट होते हैं। ये सारा मैनेजर के सेल्फ सर्विस पोर्टल में वो व्यू भी करता है, बनाता भी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, और एक एचआर डायरेक्टर होता है इन सब चीजों को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। अभी इसका मिसाल मैं इस तरह लेता हूँ कि अब जैसे पेप्सी कोला है, सैप चला रहे हैं, उनके इंडोनेशिया की मार्केट कुछ और है, सिंगापुर की कुछ और होगी, इंडिया की कुछ और होगी, इंग्लैंड की कुछ और होगी, लेकिन प्रेजेंस है। तो यहाँ पे हर एक रीजन का एक मैनेजर होगा, और उस मैनेजर के नीचे ये सेल्फ सर्विस पोर्टल्स आपके एम्प्लॉयज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंग्लैंड का, सिंगापुर का, इंडोनेशिया का आपका एम्प्लॉयज आपके पास उठ के अगर आने लग जाए, मेल्स करने लग जाए, तो आप काम नहीं कर सकें, आपका एसएपी फेल हो गया ना फिर। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट्स लेकर आए गए ताकि फैसिलिटेट किया जा सके ओवर द वेब एंड विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन एसएपी एचसीएम या और जो जितने भी मॉड्यूल्स हैं। तो एचसीएम का इंटीग्रेशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आपके सबसे बुनियादी जो आपका इंटीग्रेशन शुरू होता है वो अटेंडेंस की मशीन से शुरू होता है, फिर उसके बाद आपके प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा इसका इंटीग्रेशन होता है। प्रोडक्शन से इस तरह होता है कि आपकी मशीन है, फार्मा की लेट से है या टेक्सटाइल की है, फार्मा की लेट से आपने एक दवाई खास एक बनानी है, उस पर मशीन की फैसिलिटी है वहाँ पे, जिसपे मैं फर्ज करो 50 एक बंदे लगे हुए हैं, हर बंदे का अपना एक प्रोसेस है, और प्रोसेस आपका डिफाइंड हो एससीपी में भी, और उसकी इंटीग्रेशन भी हुई हो, यानी मशीन ने इस तरह अगर बिहेवियर कर रहा है तो इसमें गलती बंदे की है या मशीन की है। इंग्रेडिएंट्स कैसे डाले जाएंगे वो आपके हर बंदे के रोस्टर में वो डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड होगा। तो आपकी मशीन एक्सआई के थ्रू एचसीएम के साथ इंटीग्रेट करेगी, ठीक है, और आपका जो बिग डेटा है वो किस तरफ जा रहा होगा, बीआई की तरफ जा रहा होगा। ये जो खास एम्प्लॉई है इसने ये दवाई बनाने में माहिर है, ठीक है, या ये टेक्सटाइल बनाने का माहिर है, या इस प्रोडक्शन फ्लोर का जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका एफिशिएंसी सबसे अच्छी रही है, क्यों इस क्वार्टर में ये। सो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं मुख्तलिफ लोकेशंस के साथ। सिटीज की बात नहीं, मैं कंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ी कंपनी जैसे शेल पेट्रोलियम है, पीएसओ तो खैर हमारे लोकल है, शेल, सऊदी अरामको, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। कोनोको फिलिप्स बहुत बड़ी कंपनी है, ड्रिलिंग कंपनी बेकर एंड ह्यूज हजारों एम्प्लॉइज है, उनकी एफिशिएंसी इसी तरह इन टेक्नोलॉजीज के साथ मैनेज की जाती है, एफिशिएंसी उनकी कैलकुलेट की जाती है। फिर हम बात करेंगे एसएपी एमडीएम, मास्टर डेटा मैनेजमेंट। अगर मैं अब आपसे आप लोगों से सवाल पूछूं मास्टर डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, फिर जवाब देगा इसका, जी बताएं, मास्टर डेटा क्या होता है? एचआर का मास्टर डेटा क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ, सर एचआर मास्टर का डेटा से मास्टर डेटा क्या होगा, मुझे कोई बताएगा? सर मास्टर डेटा सर एचआर में तो हमारे जो भी एम्प्लॉइज हैं उससे रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय से, है गुड, उसके नाम से एम्प्लॉय से उसके भी रेलेवेंट होगा, और इसके अलावा, इसके पर्सनल अलावा इंफॉर्मेशन कर लें या उसकी सर एजुकेशन, उसकी उसकी पर्सनल जितनी भी है, और एम्प्लॉयर की जितनी इंफॉर्मेशन है वो ज्वाइन होगी। एम्प्लॉयर की भी इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की भी होगी, कॉन्ट्रैक्टर्स की भी होगी, किसी हद तक आपके वेंडर्स की भी होगी, और इसके अलावा डेली वेज वर्कर्स की भी होगी आपके पास। ये आपका ये एक लेयर है जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब देखें यहाँ पे जैसे पेरोल अगर हमने चलाना है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में पेरोल अगर चलाना है, तो मेरे पास मुख्तलिफ अमेरिकाज, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, इंटरनेशनल, ये क्यों है, कोई बताएगा मुझे क्यों इस तरह इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ कंट्रीज में, क्यों किया हुआ है? तो डेफिनेटली सर के पास जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन तो है ही, उन्होंने उनकी पॉलिसीज डेफिनेटली बैक एंड पे कुछ ना कुछ पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट की होंगी जो कि बेस पेरोल के लिए नेसेसिटीज हैं और वो चेंज नहीं होती। ऐसी नहीं, मेरा इंफॉर्मेशन तो मतलब उन्होंने देखिए, बिल्कुल किया पेरोल हुआ तो ये है ना कि है। मैंने सैलरी आपकी कैलकुलेट करनी है, आपकी लीव्स कैलकुलेट करनी है, आपकी बेसिक हम्म, सैलरी है, उसको मैंने माइनस ओके, करना लीव से अपने, और आपकी सैलरी जो है वो बैंक के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी,
और आपको स्लिप मिल जाएगी। सिंपल एज दैट, सिंपल प्रोसेस। लेकिन मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं ऑस्ट्रिया का अलग करूं, बेल्जियम का अलग करूं, बुल्गारिया का करूं, ग्रीस का अलग करूं? इसकी वजह क्या है? क्या वजह, क्या कोई कोई बुनियादी इसकी वजह होगी? कोई जवाब देगा? सर या सर तो आई वो थिंक उसकी ये जी जी है प्लीज। सर आई थिंक ये लोकल लेबर लॉज उन कंट्रीज के लॉज। इसमें बिल्ट इन बनाए गए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। अच्छा, अब जो मैं कह रहा था ना, आप लोगों को अब मैंने देना है होमवर्क, ठीक है? अब होमवर्क किया लॉस का फर्क, सर बिल्कुल ठीक है नासिर साहब, बिल्कुल ठीक है। अब लॉस, कौन से लॉस, ये भी बताएं जरा मुझे, कौन से लॉस होंगे आपके? ये भी जरा, इस पे भी जरा बात हो जाए। सर सर डेफिनेटली जैसे लेबर लॉज होंगे ना। लेबर लॉस हो गए, और सर मिनिमम वेज के सर लॉज हैं, टैक्सेशन लेबर होगी। लॉज हैं, टैक्सेशन टैक्सेशन, है, वेजेस के टैक्सेशन है, लॉस हैं, वेजेस पेमेंट्स के के बहुत लॉस सारे हैं। लॉज हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, अब चूंकि आपने देख लिया होगा कि हम लोग बहुत तफसील से हर चीज को लेकर चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अब अदनान साहब, हमजा साहब, नासिर साहब, जीशान साहब, अब मैं आप लोगों को जो होमवर्क देने चाह रहा हूँ वो ये है, क्योंकि अभी हमने सिस्टम सिस्टम की तरफ हम आ रहे हैं, लेकिन अ, अभी हमारी 3 क्लासेस है ना, कल परसों की हैं। तो फिलहाल मैं आपको, अदनान साहब, ऐसा कौन सा कंट्री है जो मैं आपको पसंद है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं? चलो तो ये बताएं। यूक्रेन जाना चाहेंगे आप? तो भेज दें, चले जाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा, हम जी अदनान साहब, कौन सा कंट्री है जो आपको पसंद आएगा? सर यूके भेज दें, यूके सही रहेगा, भाई भी वहीं पर ही है। यूके? अच्छा, हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? अभी यूरोप में ही है। यहाँ पे हमारे पास इंग्लैंड है। चले, आप इंग्लैंड के एक तो जो वर्कफोर्स के टैक्स लॉज हैं, ठीक है, ठीक है, वो आप जमा करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। और अच्छा, अदनान साहब को तो, हमजा साहब आप बताएं, आप कौन से कंट्री जाना चाहेंगे? टर्की सर। टर्की? आप टर्की के लॉज, अच्छा नासिर साहब आप बताएं। जी नासिर साहब, नासिर साहेब, नासिर, नासिर साहब सर सिर्फ असल में जी हैं? जी मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ सर, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। मैं असल में एक जगह आया हुआ भी हूँ, तो साथ साथ दोनों ही काम चल रहे ओए होए, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, चलें हैं। फिर हम आपको ब्राजील ही भेज देते हैं। सर आप ब्राजील भेज दें, कोई मसला नहीं है, मैं फुटबॉल खेल लूंगा। आपको हम अफ्रीका भेज देते हैं। अच्छा, अम, जीशान, आपको जो है ना मैं यूएसए का दे देता हूँ। अब मैं देख क्यों रहा हूँ, उसकी वजह ये है, अब आप लोगों ने यहाँ पे एक तो इनके टैक्स लॉज और वर्कफोर्स के जो लॉज हैं वो आपने पढ़ के कलेक्ट करना है, ठीक है? एक प्रेजेंटेशन छोटी सी बना लें आप, 1 से 2 स्लाइड की, 3 स्लाइड की, वो बना के अपने पास रखें, वो देखना चाहूंगा। अच्छा, उसका ठीक है। आप अगले उसमें क्या करेंगे, मुझे बताएंगे कि जी जो जो आपको मैंने कंट्रीज बताया, जैसे आपका यूके, निशान आपका यूएस है, हमजा आपका टर्की है, नासिर साहब आपका क्या था? सर इसमें सर पाकिस्तान ब्राजील क्यों बोल नहीं रहे है? थे आप? पाकिस्तान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तनख्वाहें नहीं मिलती, तनख्वाहें रोक लेते हैं। अच्छा, कोई एक सर स्टैंडर्ड ब्राजील प्रोसीजर बोला नहीं था है। आपने? प्रोसीजर इंडिया का भी है यहाँ पे, इंडिया का भी आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पे एशिया पैसिफिक में नजर आएगा। इंडिया का ये है आपके पास, ठीक है? सऊदीया का भी है यहाँ पे, सिंगापुर का भी है। अच्छा, जो जो आप लोगों ने कंट्रीज उठाई, ये वो कंट्रीज है जहाँ पे HCM की डिमांड है। तो इस पे जब आप मेहनत करेंगे ना इनके टैक्स लॉज पे, ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको फिर पता चलेगा कि मैंने इसको कन्फिगर किस तरह करना है। और जब आपके पास ये एक चीज तैयार हो जाएगी ना HCM में, ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी केस स्टडी आ जाएगी कि मुझे सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के वर्कफोर्स के लॉस का पता है, मुझे मुख्तलिफ ममालिक के भी टैक्स लॉस का पता है, एंड दैट विल बी अ प्लस। ये मुझे चाहिए। अगर आपको कल तक, अगर आप लोगों ने ये ना किए जमा, तो कल की क्लास नहीं होगी, ये मैं बता दूंगा, ठीक है? मुझे टैक्स लॉस चाहिए, उनके स्लैब्स चाहिए, वहाँ के वर्कफोर्स के लॉस चाहिए, ठीक है? जितने भी है मैक्सिमम आप रिसर्च करके अपने पास एक प्रेजेंटेशन बना लें, सादी सी प्रेजेंट, कोई इसमें कोई फैंसी वो नहीं मुझे चाहिए। हो कंट्री वाइज हो कि जी ये लॉज हैं, ये टैक्सेस हैं, ये कटौती होती है, ये बेस आपकी सैलरी, ये आपके बेनिफिट्स, हर चीज, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड है, ठीक है? अदनान साहब और नासिर साहब का बैकग्राउंड है, तो आपको बड़ी आराम से ये निकाल सकते हैं, ठीक है? सो दिस मिल इज जाएगा टाइम सर टू इंशाल्लाह। वर्क। तो आगे चलते हैं, ये अब आपको मैंने होमवर्क दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद अब MDM बेसिकली, जैसे आप लोगों ने फरमाया कि HR में एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉयर्स का, वेंडर्स का, बैंक्स का, ये आपके पास
मास्टर डेटा आपके एक्सेस में होता है। ये MDM बेसिकली अलग से एक मॉड्यूल इन्होंने मुतारिफ करवाया है जिसमें सारा मास्टर डेटा आपके जितने मॉड्यूल्स का है वो स्टोर हो रहा होता है और इसको क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में इंटीग्रेट भी किया जाता है। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स किसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ अभी आपको। अच्छा, ये तो मैंने आपको फ्रंट एंड थोड़ा सा ये दिखाया ना, अब चलते हैं बैक एंड पे। SPRO रेफरेंस IMG क्या है? इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस गाइडलाइंस या गाइड, ठीक है, कस्टमाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइड। यहाँ पे अब आपके हर मॉड्यूल का आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का पूरा एक आपके पास वो होता है। जैसे HR की अगर हम बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट, टाइम, पेरोल, लीगल कंटेंट, ट्रेनिंग, ठीक है, ये आपके पास सारे आपके पास ये आपकी दस्तरस में एज अ कंसल्टेंट, ठीक है। जो क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट की मैं बात कर रहा था वो आपका यहाँ से आता है बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर आप एम्प्लॉयज भी यहीं से बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस भी यहीं से बनाएंगे, ग्रुप्स भी यहीं से बनाएंगे और मास्टर डेटा उसकी सिंक्रोनाइजेशन आप करेंगे। इस पे भी हम काम करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका MDM का जो मॉड्यूल है ये इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एक मॉड्यूल वो कर दिया। SAP सोल्यूशन मैनेजर की अगर मैं बात करूं, SAP सोल्यूशन मैनेजर एक आपका फ्री मॉड्यूल है जो SAP के आपके उसके साथ आता है। क्या करता है? ये आपके डॉक्यूमेंटेशन में भी काम आता है, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन में भी काम आता है। यानी आप HCM का अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप डिविएट कर जाते हैं, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आपके सर्टिफिकेशन में 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। तो सोल्यूशन मैनेजर आपको कॉन्फ़िगरेशन पे भी रखता है, यानी डिविएट नहीं होने देता, आपको अलर्ट दे देता है। और अगर इसको सादा अल्फाज में वो करना चाहूँ मैं अगर, तो ये टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे आपका क्लाइंट या आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो एंड यूजर्स है वो टिकट्स जनरेट करके आपको अलर्ट दे सकते हैं कि भाई ये मसला आ रहा है, इंटीग्रेशन करना है, फलाना फलाना। फ्री टूल है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है कि एक फेज है प्रोजेक्ट का वो पूरा करना है। जैसे HCM पे है, HCM में आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, डिपार्टमेंट वाइज आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होगी, कितने एम्प्लॉइज हैं, कौन कौन से हैं, उनका मास्टर डेटा है, उनके CNIC नंबर है, उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, उनके टैक्स नंबर्स हैं, उनके NTN नंबर्स हैं, फिर उसके बाद उनके सैलरी की सारी डिटेल्स हैं, कितनी पे हो चुकी हैं, कितने, ये सारी चीज़ें। ये पहला आपका फेज होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी उसके बाद आपका क्या आएगा? बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग। ये भी आपका सोल्यूशन मैनेजर उसको मॉनिटर कर रहा होता है। बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग के बाद आता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन की पिछली बार हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन के बाद फिर आपका क्या आता है? UAT आता है। UAT के बाद फिर आपका गो लाइव आता है, ठीक। तो टेस्टिंग भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास पूरे पूरे कॉन्फ़िगरेशन के जो है इस पे ट्रीज बनते हैं। सोल्यूशन मैनेजर में बहुत अच्छा टूल है, ये हमने अपने क्लाइंट को भी ये इंस्टॉल करवा के यह है, बहुत सारे तरीकों में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपको अलर्ट करता है अगर आप कॉन्फ़िगरेशन से हट रहे हैं तो ये आपको बता देता है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ये भी मिडलवेयर का टूल है। BPC मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंसोलिडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के लिए, इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी SAP से बाहर ही ऑपरेट करता है। अब चूंकि आप लोग हमारे साथ HCM की क्लास ले रहे हैं, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अदनान साहब, व्हाट्स एन ERP और हाउ डज इट हेल्प? जब आप लोगों का टेस्ट है, लेट मी सी हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड, कि अगर आपको मैं किसी एक डिस्कशन में फेंकता हूँ तो वहां पे आप कितना एक ज़हनी तौर पर तैयार होके जाएंगे। ये सारी चीजें कवर करना निहायत जरूरी इसलिए भी था ताकि आपको बैकग्राउंड का पता हो, प्रोजेक्ट्स के बैकग्राउंड का पता हो, और हमने ये बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए आगे आए हैं। जी अदनान साहब, टेल मी व्हाट इज सर एन ERP एक्चुअली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सो एंड सो कोई भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि, क्योंकि डेफिनेटली एक्सेल के अंदर डेटा मैनेज करना एक तरफ, लेकिन उसमें डेटा रिट्राइव करना, आर्काइविंग और बहुत सारी चीज़ें मुश्किल। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि डेटा को तमाम डेटा को गैदर करके एक ही जगह पर उसको एक इतना इंटीग्रल पार्ट बना देते हैं, एक पूरा एक प्रोसेस है। जैसे हम लोग एक एवा सॉफ्टवेयर अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, तो वो इतना वेल प्लान्ड है, हम एम्प्लॉय की एडिशन से लेके उसकी पेमेंट की हर डिटेल उसमें आपको अवेलेबल होगी।
और आप उसको डे एंड नाइट कभी भी एक्सेस कर लें, कभी भी रिपोर्टिंग रख लें, 10 साल का पुराना डेटा निकाल लें, उसके डॉक्यूमेंटेशन देख लें, आर्काइविंग देख लें, हर चीज़ उसमें। तो एक्चुअली एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको 0 to 100 हर चीज़ में हेल्प कर सके, और वही एक सॉफ्टवेयर है डेफिनेटली ईआरपी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप जोर से बात करें तो मुझे समझ में आया। ईआरपी हमारा हमने पहले भी डिस्कस किया था। बेसिकली आपके डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करने का सॉफ्टवेयर जो होता है वो ईआरपी कहलाता है। ठीक है, और मुख्तलिफ मॉड्यूल्स और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट करके उनके प्रोसेस को आपस में इंटीग्रेट करने का नाम ईआरपी। आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। और उसकी रिपोर्टिंग पर जो है वो ईआरपी ही करता है, और इसी तरह मदद करता है। जैसे एक कंसेप्ट आता है सेल्स में, जीआईटी का। व्हाट इज जीआईटी, बता सकता हूँ? जीआईटी बता सकता है? नहीं बता सकता। सो जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, यस। ये जापानीज मॉडल है आपका जस्ट इन टाइम। यानी अगर मैं एक गाड़ी अगर सेल करने जाता हूँ, ठीक है, जैसे लेट्स से एमजी गाड़ी है, सेल करने अगर मैं जाता हूँ, उससे खरीदने जाता हूँ, तो वो क्या करेगा? उस वक्त निकाल के तो नहीं देगा ना मुझे। वो पहले क्या, वेयर हाउस मैनेजमेंट से पता करेगा, वेयर हाउस में जहाँ गाड़ी खड़ी है प्रोडक्शन से पता करेगा, वेयर हाउस से पता करेगा, और वहां से फिर वो जो डिलीवरी होगी, यानी मैं कहता हूँ कि कस्टमर ने सारी अगर डॉक्यूमेंटेशन फुल कर दी, तो हमने उसको अपना एक कमिटमेंट दे दी कि 2 दिन में गाड़ी आपके पास। तो 2 दिन में प्रोडक्शन में अगर कहीं फंसी हुई है गाड़ी, तो 2 दिन में 2 दिन के अंदर अंदर वो शोरूम पे पहुंच जाएगी या वेयर हाउस पहुंच जाएगी। ना देर ना बाद, जस्ट इन टाइम उसको कहते हैं। ना 15 मिनट पहले ना 15 मिनट बाद, जस्ट इन टाइम ये है। ये जस्ट इन टाइम की टेक्नोलॉजी जापानीज ने इसलिए भी इस्तेमाल की थी कि उनके पास स्पेस नहीं होता, स्पेस की वो मैनेजमेंट करते हैं। यानी स्पेस को ही उड़ा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा हमें इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। सप्लायर को कहा भाई चीज हमारे पास इतने बजे आनी चाहिए, तो टाइम पे चलते हैं, वेयर हाउस पे नहीं चलते, वो टाइम पे चलते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए ओए टाइम हो गया मेरा पहला दूसरी क्लास का। ठीक है, व्हाट इज एसएपी आर्किटेक्चर? जी हमजा साहब आप बताएं, इसका आर्किटेक्चर क्या है और कितने वर्जन इसके हमने बना लिए हैं एसएपी के? नहीं सर, आइडिया नहीं है मुझे, प्रिपरेशन नहीं है मेरी। बहुत अच्छे, आगे क्या करेंगे आप? आपके इम्तिहान में मैं बैठूंगा हैं? भाई क्यों नहीं, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? आपको लग रहा था ये सारी बातें जो है ये सिर्फ हवा में कर रहे हैं हम लोग हैं? ये जरूरी है भाई। जब तक कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ, अब आपको पूरे एक पिक्चर मैंने बता दी है इन इन 3 लेक्चर्स में कि क्या है एसएपी का मतलब, क्या है पाकिस्तान का मतलब, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और एसएपी का मतलब क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। आर्किटेक्चर मैंने आपको पहले R3 आर्किटेक्चर था, फिर S4 हैना का आर्किटेक्चर था। R3 3 लेयर्स पे काम करता है, और वर्जन्स कितने हैं इसके? बेतहाशा वर्जन 2.1 से शुरू हुआ, और अब S4 हैना है, बीच में बेतहाशा वर्जन इसके आ गए। ठीक है, लैंडस्केप, पिछली बार पहला हमारा लेक्चर ही लैंडस्केप का था। क्या है भाई, कोई बताएगा? लैंडस्केप, किसी की कोई तैयारी नहीं है, सब यूं ही बैठे हुए हैं। लैंडस्केप इसका बहुत आसान बता देता हूँ। डेव, डेवलपमेंट सर्वर, क्यूए सर्वर, पीआरडी सर्वर, ये इस पे अगले उस पर बात होगी। लेक्चर का भी टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, जो होमवर्क दिया कल मुझे उस पर रिपोर्ट चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।